हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं हर्ष गुप्ता और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूपीएससी के पॉलिटी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज। सो अभी तक हमने 2022 तक के हमने सारे ही पीवाईक्यूज देखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2013। क्लियर, जिसमें हमने बहुत सारी पैटर्न्स देखी है। हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। क्लियर, और कैसा एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 के पीवाईक्यू के क्वेश्चन। सो टू बिगिन विथ, पहला क्वेश्चन, in the essence what does due process of law means, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पे एक एसेंस में यहाँ पे क्या जस्टिफाई करता है। सो यू नो कि वे एक आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और दूसरा आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक सिंपल मतलब ये होता है कि स्टेट जो है उसको सिटीजन्स के सारे ही लीगल राइट्स को इक्वली ही रिस्पेक्ट करना है। स्टेट जब किसी भी पर्सन के लीगल राइट्स को इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, वहां पे भेदभाव नहीं करेगा, तो उसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ। क्लियर। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डोंट यू थिंक ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक करता है विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, कि जहाँ पे भेदभाव नहीं करेगा स्टेट इन एप्लीकेशंस ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ अ सिटीजन और ऑफ अ पर्सन, राइट। तो शायद ये यहाँ पे आंसर आ सकता है। ओके, चलो देखते हैं। दूसरा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये तो पूरा अलग ही कंसेप्ट है। क्लियर, तो ये तो आएगा ही नहीं। सी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि यहाँ पे हम लोग लॉ को इक्वली अप्लाई करेंगे, नहीं, हमको यहाँ पे पर्सन के सारे राइट्स को इक्वली अप्लाई रिस्पेक्ट करना होगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, नहीं। तो यस, इसका आंसर आता है ए। ओके, मेरे हिसाब से ये थोड़ा क्वाइट टफ क्वेश्चन था। क्लियर, और ये फिलोसॉफी बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक्स करेंगे। ओके, एंड मेजोरिटी ऑफ यू विल बेसिकली गो फॉर सी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, बट नहीं, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन एसेंस पूछा है। क्लियर, सो दिस इज अ थिंग। चलिए नेक्स्ट, consider the following statement. Statement number 1, in India prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day to day administration of prisons. तो yes, ये statement सही है, prison is a state subject. ओके, तो यहाँ पे प्रिजन के जो लॉ होंगे वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। क्लियर, तो यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. क्लियर, तो यस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि प्रिजन एक्ट जो 1894 है, इट इज द फर्स्ट लॉ इन इंडिया रिगार्डिंग प्रिजन। क्लियर, तो यस, इसका आंसर आता है ए, कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि जो पहला ही लॉ जो आया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, उसने उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए अंदर ही रखा था, एंड इसलिए आज तुम देखने जाओ तो कहीं ना कहीं इंडिया में प्रिजन लॉ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्लियर, सो इसका आंसर आएगा ए। चलिए 33, which one of the following statement right best reflects the chief purpose of the constitution of a country? फ्रेंड्स, अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो ओके, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ना, घुमा फिरा के अब ये 5th टाइम पूछा गया है इन यूपीएससी। 2000 मतलब 13 से लेके 2023 तक ये कम से कम ये क्वेश्चन अब 5वीं बार रिपीट हो रहा है इन यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ पे वो फिर से वही पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड हमको अब यहाँ पर ये याद हो चुका है, इट मीन्स इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। क्लियर, तो इसका आंसर आएगा सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights?
ये ऐसा कौन सा अमेंडमेंट लेके आए थे जहां पे हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमने यहाँ पे मतलब रोक लगाई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। सो यहाँ पे इसका आंसर आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया था एट द बैकड्रॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट श्रीमती चंपकम दोराईराजन। दोराईराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ओके, ये केस के थ्रू गवर्नमेंट को अपनी सुप्रीमेसी फिर से प्रूव करनी थी रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एंड इसलिए फिर उन्होंने लेके आए थे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्लियर? एंड इसके थ्रू ही आप देखने जाओ तो उन्होंने वहां पे एक बोल सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं, आप बोल सकते हो 9th शेड्यूल, उसको यहां पे इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज। ओके, और यहां पे क्या पूछा गया, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्लियर? सो अब आप देखोगे तो यहाँ इसमें से कौन कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो यस, इसको यहां पे थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू इसको यहाँ पे दर्जा दिया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यस, तो 1 तो है ही। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ओके, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर? क्योंकि ये एस्टेब्लिश हुआ एट द बैकड्रॉप ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। क्लियर? तो ये तो आएगा नहीं। द नेशनल लॉ कमीशन इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड इट इज फॉर्म्ड बाय जस्ट एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी नहीं आता। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, once again it is a statutory body। clear? Under the Consumer Protection Act 1986, Consumer Protection Act 1986, तो ये भी नहीं आता। अब पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसका आंसर आता है ए, ओनली 1। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देख के लगता है कि बहुत लेंदी है, 4 लाइन के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्लियर? बट लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is declared void by the Supreme Court of the India, all the acts done by him in the performance of the duties in her office before the date of decision becomes invalid है। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ के बोल रहा हूँ कि ये गलत है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, राइट, तो जब तक वो डिक्लेयर वॉइड नहीं हुआ है उससे पहले उन्होंने प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए वो सारे के सारे वैलिड रहता है। ये आपकी बुक्स में भी क्लियर कट मेंशन है। ओके, तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट था, राइट, तो 1 तो यहाँ पे गलत ही है। क्लियर? दूसरा, द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड, okay, that some legislative assemblies has been dissolved and elections are yet to take place। चलो शायद मेरे को नहीं पता है, आप एक लॉजिकली सोचो कि अगर कोई विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, राइट, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या हम राष्ट्रपति के चुनाव को पोस्टपोन कर देंगे? ओके, तो डोंट यू थिंक ऐसा तो मतलब इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर? तो मतलब जो रिमेनिंग जो विधानसभा होगी उसके मेंबर्स वोट करेंगे, ये बात बहुत सिंपल है, तो वो कभी भी पोस्टपोन तो नहीं हो सकता है। क्लियर? तीसरा,
a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he or she has to declare give his assent. कि जब भी मतलब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राइट, तो यहाँ पे मतलब वो टाइम लिमिट होगा कि आपको इतने टाइम में उसको साइन करना ही करना है. नहीं, ये कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे पूछा क्या गया, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? आंसर इज डी, नन. क्लियर? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, दिखता है कि मतलब बड़ा है. क्लियर? लेकिन ये इजीएस्ट क्वेश्चन है. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले अगर बात करूं ये क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है इट इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. क्लियर? क्योंकि इसके आंसर यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से कुछ और है, राइट, इंस्टीट्यूशन के या बुक्स के हिसाब से वो कुछ और जा रहा है. क्लियर? चलो देखते हैं पहले यहाँ पे है क्या ये क्वेश्चन. पहला, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, when the Lok Sabha transmits the finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. अब यहां पे देखने जाओ, so if I talk about finance bill, right, so finance bill is deemed to be a money bill. अंडर आर्टिकल 110, कि अगर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 के अंदर जो भी प्रावधान है, अगर वो फाइनेंस बिल में है तो वो मनी बिल होगा. एंड हमको पता है कि मनी बिल के थ्रू यहाँ पे राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है, दे कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट. तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत. When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill and it can only make recommendations. ये स्टेटमेंट तो सही है. Clear? In the case of disagreement between Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill. So अगर यहाँ पे देखने जाओ तो फाइनेंस बिल इज अ अम्ब्रेला टर्म. इसको आप ऐसे समझो, उसमें अगर टैक्सेशन या आर्टिकल 110 क्लॉज 1 के हिसाब से अगर प्रोविजंस है तो वो मनी बिल होगा. बट अगर उसके अलावा कोई बिल है तो वो यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 110. क्लियर? सो वो एक ऑर्डिनरी बिल बन जाएगा फिर. ओके, तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सेटिंग. तो बेस्ड ऑन दिस ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकता है. यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसका आंसर आता है बी, 2 ओनली. क्लियर? बट अगर सपोज मैं यहाँ पे ये देखने जाऊं कि मैंने बोला कि थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, कोई बोलेगा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है. अब यहाँ पे ये कौन से 2 स्टेटमेंट सही है वो यूपीएससी ने नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर. एंड यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से यहाँ पे आंसर है बी, 2 ओनली. क्लियर? सो दिस इज अ थिंग. क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि फाइनेंस बिल के अंदर भी आप देखने जाओ तो भाई जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है. मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा फाइनेंस बिल है. सो अगर इसको मैं फिर से अगर लिंक कर दूं विद मनी बिल, क्लियर, तो ये मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा रॉन्ग हो जाता है. क्लियर? सो फ्रेंड्स देखना चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा है. बट अगर मैं यूपीएससी की सबसे अच्छा तो इसका आंसर आता है बी, 2 ओनली. राइट? और उसको हम लोग इस वे में सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? (39) With reference to scheduled areas, consider the following statements. Within a state, देखना चाहो शेड्यूल एरिया का क्वेश्चन 2022 के अंदर भी आया था, अब ये 2023 में फिर से रिपीट हो रहा है. ओके, तो देखो, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया takes place through an order of the president. Clear? कि president can declare any area as a scheduled area, और ये clear cut mention है under article 244. ओके, तो यस ये स्टेटमेंट तो यहां पे सही है. दूसरा, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट
forming the scheduled area is the district and the lowest in the cluster of village is the block. तो यस यहाँ पर जो शेड्यूल्ड एरियाज जो है वहाँ पे आप उसको मल्टीपल डिपेंडिंग अपॉन दियर साइज आपको उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, राइट, डिवीजन, अब उसमें उसको डिवाइड कर सकते हो. तो यस ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है. द थर्ड, द चीफ मिनिस्टर of a state is required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. नहीं, ये स्टेटमेंट होगा गलत. यहां पे सीएम नहीं, गवर्नर हैज टू सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट, राइट, नॉट सीएम. क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत. तो आंसर क्या आएगा? पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो आंसर क्या आएगा? बी, 2 ओनली. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Consider the following statement. Statement number 1. The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution would be limited by Article 335 for maintenance of the efficiency of administration. Clear? तो यह देखना चाहो. फॉर इंस्टेंस इंदिरा सोनी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% सीलिंग, है ना, कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमको एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए ताकि वो मेंटेन रहे. तो यह सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये चीज तो कहा ही कहा है रिगार्डिंग रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4. तो यस ये स्टेटमेंट तो सही है. दूसरा, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नहीं, ये स्टेटमेंट है गलत. आर्टिकल 335 सिर्फ ये कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. बट व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया. क्लियर? सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग. तो ये इससे देखो हमारा आंसर क्या आता है, सी, दैट स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 50. By which one of the following acts Governor General of Bengal was designated as the Governor General of India? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड इसका आंसर बहुत इजी है. इसका आंसर आता है डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833. जहां पे आप देखने जाओ, ओके, विलियम बेंटिक वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. क्लियर? Consider the following statement. According to the Constitution of India, central government has a duty to protect states from internal disturbances. Okay, तो yes, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है अंडर आर्टिकल 352. क्लियर? सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये चीज होगी. दूसरा, Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person before being held for a preventive detention. यहाँ पे क्या बोला है? Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. क्लियर? तो यस ये स्टेटमेंट भी सही है कि अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको उसको लीगल काउंसिल या वकील देना ही देना है, वो जरूरी नहीं है. आप वहां पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आप उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हो. क्लियर? तो यस ये स्टेटमेंट भी सही है. क्लियर? थर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस. राइट? सो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. अगर कन्फेशन दिया है किसी पर्सन ने टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी रैंक का अगर कोई ऑफिसर है, अगर उसके सामने कोई अक्यूज अपना कन्फेशन देता है, देन दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट. क्लियर? तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत. यहां भी इसका आंसर क्या आएगा? बी, 2 ओनली 2. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Okay. 80. Consider the following statement with respect to election of the President of India. First, the members nominated to the either house of the parliament or legislative assembly are eligible to be included in the electoral college. तो हमको ये चीज पता है कि ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग. क्लियर. दूसरा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट. सो देखने जाओ, अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला ये है वैल्यू ऑफ वोट, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड, ओके, इनटू 1000. That's the basically formula. So don't you think higher the number of seat, less will be the value of vote? So don't you think कि value of vote is inversely proportional to the number of seats in that particular legislative assembly, right? तो यहाँ पे क्या दिया है? Higher the number of assembly seats, higher will be the value of vote. नहीं, तो यहां पे क्या आएगा? इसका आंसर आ जाता है गलत. हायर द सीट लोअर विल बी द वैल्यू, राइट, एंड लेसर द सीट हायर विल बी द वैल्यू. क्लियर. तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो हो जाएगा गलत. फिर क्या आ रहा है? थर्ड, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला. नहीं. ओके, तो ये चीज तो यहां पे गलत है. तीसरा, फोर्थ, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इज पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल. तो यस, ये स्टेटमेंट यहां पे सही है, क्योंकि हमको पता है जो स्टेट ऑफ अरुणाचल इट इज वन ऑफ द लेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट. क्लियर. इसका आंसर आता है करेक्ट में ओनली 1. सिर्फ एक स्टेटमेंट ही यहां पे सही है, बाकी सारे के सारे यहां पे गलत है. एंड दिस इज द एनालिसिस. क्लियर. इसको मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा, बट इसको आप इजीली मतलब सॉल्व ऐसे कर सकते हो. क्लियर. चलो नेक्स्ट, 35th लास्ट क्वेश्चन. ओके, consider the following statement in respect to the constitution of with respect to constitution day. okay, तो constitution day celebrate कब होता है? 26th November. clear. so देखो, the constitution day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. yes. okay, तो ये चीज तो यहाँ पे सही है. statement number 2, on 26th November 1949 the Constituent Assembly of India was set up a drafting committee under chairmanship of B.R. Ambedkar. ओके, तो याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली एनेक्ट किया था. ओके, एंड ऑन 26 Jan 1950 इट वॉज एनफोर्स्ड. जबकि तुम देखने जाओ एनेक्टमेंट हुआ है ऑन 26 नवंबर, जबकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर आम्बेडकर इट वाज फॉर्म्ड ऑन 29th August. क्लियर. 1947. तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग. तो बट ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? सी, दैट स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट. क्लियर. ओके, सो दैट्स इट फॉर 2023 क्वेश्चंस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.